आप सभी यूपीएससी पीटी परीक्षा देकर मेंस की तैयारी में लग चुके हो और मेंस की तैयारी के साथ साथ आप अपने ऑप्शनल विषय की तैयारी में भी समय लगा रहे हो। जो विद्यार्थी यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर में ज्योग्राफी का चयन किए हैं वो निसंदेह ही अच्छे मार्क्स के लिए चयन किए होंगे और ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स आते ही हैं। ज्योग्राफी में 60% मार्क्स आसानी से लाया जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक यह होता है कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या किया जाए। पेपर 1 ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही डायग्राम और मैपिंग बहुत ही जरूरी होते हैं, लेकिन डायग्राम और मैपिंग के साथ पूरे सब्जेक्ट की समझ जरूरी है। यूपीएससी सिलेबस में जितना ज्योग्राफी के लिए टॉपिक्स दिए हुए हैं पेपर 1 और पेपर 2 को, एक बार सभी विद्यार्थियों को पूरे सिलेबस का अध्ययन जरूरी होता है। फाउंडेशन की तैयारी करते समय, मतलब कि ज्योग्राफी की नींव रखते समय, ऑप्शनल फाउंडेशन की नींव रखते समय कोई शॉर्टकट नहीं चलता। संपूर्ण सिलेबस की ज्ञान आपको जरूरी है और टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को आप हल करते चले जाएं, उसको नोट्स न चले जाए, डायग्राम न चल जाए, इसमें हम आपकी सेवा करेंगे। और जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी ऑप्शनल का चयन करते हैं उनके माइंड में बिल्कुल होती है कि वे अच्छे मार्क्स लाकर टॉप कर सकते हैं। निसंदेह ज्योग्राफी के टॉपर्स की भरमार है देश में। यूपीएससी में अधिकांश टॉपर्स ज्योग्राफी से रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ज्योग्राफी का सिलेबस हमारा क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरह से तैयारी हम करें कि ज्योग्राफी में हम कम से कम 60% या इससे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। वैकल्पिक पाठ्यक्रम का फाउंडेशन बहुत जरूरी है और फाउंडेशन के लिए आपको संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन एक बार जरूरी है, उसके बाद आप शॉर्टकट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज का फाउंडेशन रखते समय कोई शॉर्टकट नहीं चलता। वो जीवन का फाउंडेशन हो, घर का फाउंडेशन हो या आपके सिलेबस का फाउंडेशन हो। आइए देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 भूगोल विषय में अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी को पहले हम लोग पेपर 1 में और पेपर 2 में विभाजित करते हैं। पेपर 1 जिसको हम लोग मुख्य रूप से कहते हैं कि यह प्राकृतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में कई खंडों में बटा हुआ है। अलग अलग खंडों को हम लोग देखेंगे तो अलग अलग चीजों का हमको अध्ययन करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखें भूगोल विषय के पेपर 1 का, प्रश्न पत्र 1 का, तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी है। और प्राकृतिक भूगोल में सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं आता है भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति का सीधा सा मतलब समझते हैं कि पृथ्वी पर किन किन प्रकार की आकृतियां हैं और उनका हम लोग अध्ययन कैसे करते हैं। इन आकृतियों से, अब आकृति क्या हो सकती है, पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकता है, मैदान हो सकता है, हमारा महासागर हो सकता है। तो फिजिकल जो जो चीजें होती हैं उसके बारे में हम अध्ययन करें। सबसे पहले सिलेबस तय है कि भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विकास का नियंत्रक कारक क्या होता है, मतलब कि भू आकृति जो है तो इसको कौन नियंत्रित करता है, इसका कौन विकास करता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अंतर्जात और बहिर्जात बल, मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक बल और बाह्य बल कौन कौन से होते हैं, इससे कैसी कैसी विकृतियां उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भूपर्पटी का उद्गम और विकास, मतलब कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसका हम लोग कैसे विकास हुआ है, कैसा उसका उद्गम हुआ, इसके बारे में सारे सिलेबस समझाया जाता है। वो हम ज्यादा चर्चा करेंगे जब आपको हम सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देंगे। इसी क्लास आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास से। तो इन सबकी चर्चा बारीकियों से होगी। लेकिन इसमें देखा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक की प्राकृतिक दशा है, माने पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, भू अभिनति मतलब जियो सिंक्लाइन कैसा है, महाद्वीपीय विस्थापन, समस्थिति आइसोस्टेसी, प्लेट टेक्टोनिक और पर्वतों के उत्पत्ति के संबंध में जो अभिनव विचार है, इस सब के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं जलवायु विज्ञान। इसका सेकंड टॉपिक है जलवायु विज्ञान। अब जलवायु, इसमें जो क्लाइमेटोलॉजी है इसमें पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें विश्व के ताप और दाब कटिबंध, पृथ्वी के तापीय बजट, वायु राशि, जेट स्ट्रीम, कोपेन थ्योटर का जलवायु वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं, जल चक्र पढ़ते हैं, विश्व जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका और अनुक्रिया। आप लोग के सारे हमारे
पीडीएफ आपको प्राप्त होंगे, क्लास से जुड़ने पर आपको सारे पीडीएफ प्राप्त होंगे। और इसको हम लोग फिर आप देख सकते हैं कि हमारा जो समुद्र विज्ञान है, तो समुद्र विज्ञान में भी आपको लगभग सारी चीजें पढ़नी है यूपीएससी में। तो समुद्र विज्ञान में देखा जाए तो अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर की तलीय स्थलाकृति, मतलब कि जो जो बड़े हमारे महासागर हैं, तो इसके तली के बनावट कैसे, उस पर क्या क्या है, इसके बारे में जानकारी अहम हो जाती है। फिर देखा जाए तो महासागरों का ताप एवं लवणता, महासागरों का टेम्परेचर, लवणता के बारे में हम लोग पूरी जानकारी रखनी चाहिए, सवाल आते रहते हैं। उष्मा एवं लवण बजट, बजट तो आप लोग देखते होंगे संसद में पेश करते हुए, विधानसभा में, लेकिन हम लोग बजट पेश करेंगे ज्योग्राफी में भी उष्मा का और लवण का। महासागरीय निक्षेप, ओशियन डिपोजिट क्या होता है, तरंग धाराएं, ज्वार भाटा, समुद्री संसाधन, जीवीय, खनिज और ऊर्जा संसाधन, प्रवाल भित्तियां, प्रवाल विरंजन, यह सवाल इससे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। समुद्र तल में परिवर्तन, समुद्री नियम एवं प्रदूषण संबंधी, ये भी सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस सबकी बारीकी से आपको अध्ययन कराया जाएगा। ठीक, आगे आते हैं जीव भूगोल, बायोज्योग्राफी। मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, विश्व की महत्वपूर्ण मृदाओं के बारे में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसके वर्गीकरण करते हुए सॉइल प्रोफाइल बताएंगे, सॉइल इरोजन बताएंगे, इसे कैसे न्यूनीकरण और संरक्षण हो सकता है, पादप और जंतुओं के वैश्विक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, सारे जीव भूगोल में पढ़े जाते हैं। सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, वन्य जीवन प्रमुख, ये ऐसे सारे टॉपिक्स हैं कि इसको अगर एक बार अध्ययन कर लिया जाए तो इसके जो भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके इसमें आप लोग 70% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसकी बारीकियों को और उसके डायग्राम को अगर सही से बनाते हैं तो नंबर ज्योग्राफी में कटते नहीं है। पर्यावरण, पर्यावरणीय भूगोल जो है वर्तमान से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सवाल लगभग पूछे ही जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अब पर्यावरण को लेकर के चिंतित है और यूपीएससी भी सवाल ज्यादा पूछते हैं। परिस्थितिकी के सिद्धांत, मानव परिस्थिति के अनुकूलन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, इसे सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। माने परिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर मानव इफेक्ट, इसे सवाल अधिक बनाया जा रहा है। वैश्विक एवं क्षेत्रीय परिस्थिति परिवर्तन एवं असंतुलन, पारितंत्र, इनका प्रबंधन और संरक्षण। देखिए जितने भी मैनेजमेंट और संरक्षण संबंधित क्वेश्चन है, टॉपिक हैं, इसे सवाल पूछे ही जा रहा है। पर्यावरण का निम्नीकरण, माना पर्यावरण का ह्रास कैसे हो रहा है, इसे कैसे हम प्रबंध करेंगे, संरक्षण करेंगे। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणीय विकास से सभी सवाल पूछे जा रहे हैं। पर्यावरणीय शिक्षा और विधान से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारा होगा इस सेक्शन। ये अब सेक्शन 2 में हुआ मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि किस प्रकार मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं, मनुष्य की उत्पत्ति से लेके कई ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट हमसे पूछा जाता है। मानव भूगोल में मानव की सारी क्रियाएं, क्या क्या मानव कर सकता है, लगभग भूगोल में सब पूछे जाते हैं। उसकी बस्ती से लेकर के रहन सहन, उद्योग, व्यापार, परिवहन, सारे सवाल लगभग से जुड़े रहते हैं। मानव भूगोल में संदर्श, माने इसका बेसिक पॉइंट है क्षेत्रीय विभेदन, प्रादेशिक संश्लेषण, द्विभाजन और द्वैतवाद, हमेशा इस सवाल रहते हैं। पर्यावरणवाद, मात्रात्मक क्रांति, इसे एक सवाल तो पक्का टॉपिक पूछा ही जाता है, रहते ही रहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक से भी सवाल पूछे जाते हैं। आर्थिक भूगोल भी महत्वपूर्ण है। विश्व की आर्थिक विकास, बहुत से लोग कहते हैं कि भारत में वर्तमान आर्थिक विकास तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा अभी 7% का जीडीपी दिखाया जा रहा है, और देश के लोग कह रहे हैं कि भारत कुछ डेवलप कर ही नहीं रहा है। तो ये सब सारे हम लोग सवाल हल करेंगे करंट से जोड़ते हुए।
माप एवं समस्याएं, विश्व संसाधन और उसका वितरण, ऊर्जा संकट, समृद्धि की सीमाएं, विश्व कृषि, कृषि प्रदेशों की प्रारूपता, कृषि निवेश और ये सारे सवाल सॉरी टॉपिक से सवाल बनाए ही जाते हैं। खाद्य सुरक्षा, दुर्भिक्ष, कारण प्रभाव उपचार, विश्व उद्योग, अवस्थानिक प्रतिरूप, समस्याएं एवं व्यापार के प्रतिमान, ये सब इसमें हम लोग पढ़ते हैं मानव। अब आते हैं हम लोग जनसंख्या भूगोल, तीसरा टॉपिक। अब जनसंख्या में देखिए, विश्व जनसंख्या की वृद्धि, अभी हाल ही में हम लोग चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, सवाल इससे बिल्कुल बनता है। जनसांख्यिकीय गुण क्या होता है, प्रवासन के कारण माइग्रेशन क्यों होते हैं, इसका परिणाम क्या होता है, अतिरेक और अल्प और अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। जनसंख्या के सिद्धांत, वृद्धि के सिद्धांत, विश्व की जनसंख्या की समस्याएं और नीतियां क्या हैं, सामाजिक कल्याण, जीवन गुणवत्ता सवाल पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो पुनः ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियों पर मुद्दे, नगरीय बस्तियों का पदानुक्रम, ये सारे टॉपिक भी बहुत, नगरीकरण की समस्याएं सबसे अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं। नगरों का संपोषणीय विकास से भी सवाल पूछे जाता है। तो सिलेबस एक बार पूरी तरह आप समझ करके और पूरे सिलेबस को खत्म नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा और अक्सर आपको एवरेज मार्किंग कर दिया जाएगा। इसलिए ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस पढ़ना अनिवार्य है। प्रादेशिक आयोजना क्या है, कैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्रदेश की संकल्पना, कैसे कोई प्रदेश होगा, प्रदेशों के प्रकार और प्रदेशों की विधियां, वृद्धि केंद्र और वृद्धि ध्रुव, इससे सवाल पूछे जाते हैं। प्रादेशिक असंतुलन से भी सवाल आते हैं। प्रादेशिक विकास का नीतियां, प्रादेशिक आयोजन में पर्यावरणीय मुद्दे, जहां पर्यावरण मुद्दे भूगोल में जहां दिखता है बिल्कुल उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। संपोषणीय विकास के लिए आयोजना क्या सेटलमेंट हो सकता है। मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत और नियम सवाल इससे भी एक हमेशा रह जाता है। मानव भूगोल में तंत्र विश्लेषण क्या है, माल्थस का, मार्क्स का और जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के बारे में बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं, इससे बहुत भरपूर नंबर मिलते हैं। क्रिस्टोफर और लॉ से केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है, इसे भी सवाल पूछा गया है। पेरू एवं बुदेविये, बान थ्यूनेन की कृषि मॉडल, बेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल, यहाँ पर ओस्टो चाहे कहीं कहीं रोस्टो भी लिखा होता है, तो रोस्टो का वृद्धि अवस्था मॉडल, अंतः भूमि और बहिर्भूमि सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय सीमा और सीमांत से भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो है अब हम लोग आते हैं कि पेपर 1 हमारा जब इस सब देख लिया था, पेपर 2 में हम लोग आते हैं, उसमें और पेज नहीं था। पेपर 2 यूपीएससी के विद्यार्थी या पहले जब स्टेट्स में ऑप्शनल हुआ करते थे तो पेपर 2 लोग को लिखने ही नहीं आता है और सबसे कम मार्क्स जो होता है, कम अंक की प्राप्ति कहाँ होती है, पेपर 2 में। पेपर 2 सभी विद्यार्थियों को लगता है इसमें है क्या, तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन इसी में लोग फंसते हैं। सामान्य कहावत है कि पेपर जो सेकंड होता है विद्यार्थियों को फंसाने के लिए एक बहुत ही अहम प्रक्रिया यूपीएससी का है। पेपर 1 तो थॉट होता है, उसके बारे में सब पढ़ते हैं, लेकिन पेपर 2 में सबसे कम मार्क्स विद्यार्थी लाते हैं। जानिए इसमें अधिक मार्क्स हम लोग कैसे लाएं। अगर भारत के भूगोल टॉपिक हमको पढ़ना है यूपीएससी के पेपर 2 में, इसका जो पहला टॉपिक दिया गया है भौतिक विन्यास, तो भौतिक विन्यास में सबसे पहले टॉपिक दिया गया है पड़ोसी देशों के साथ भारत का अंतरिक्ष। यहाँ सिलेबस गलत है, इसको हम लोग पढ़ते हैं आंतरिक संबंध। ये आंतरिक संबंध है, ये सिलेबस बहुत दिन चला रहा है, 20 सालों चला रहा है, तो आंतरिक संबंधों को पढ़ा जाता है। संरचना और ऊंचावच, भारत की संरचना कैसी है, इसका ऊंचावच कैसा है, अपवाह तंत्र और जल विभाजक, भू आकृति प्रदेश, भारतीय मानसून एवं वर्षा प्रतिरूप, यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून के बारे में सवाल रहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं पश्चिमी विक्षोभ की क्रियाविधि सवाल अक्सर आते रहते हैं। बाढ़, अनावृष्टि, जलवायु प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा एवं उनका वितरण, ये सारे टॉपिक्स को अगर ढंग से पढ़ा जाए
तो बिल्कुल ही इसमें आप लगभग 60% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। रिसोर्स संसाधन, भारत के संसाधनों में देखा जाए तो भूमि, सतह, भौमजल, ऊर्जा, खनिज, जीवीय और समुद्री संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन और उनका संरक्षण तथा ऊर्जा संकट सवाल पूछे जाते हैं। कृषि में देखा जाए तो कृषि की अवसंरचना क्या है, हमारा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सवाल इससे आते रहते हैं। सिंचाई, बीज, उर्वरक, विद्युत, संस्थागत कारक, जोत, भू धारण एवं भूमि सुधार से सवाल बनते हैं देश में। सस्यन प्रतिरूप माने फसलों का प्रतिरूप कैसा होना चाहिए, कृषि उत्पादकता भारत में कैसी है, कृषि प्रकर्ष के बारे में हम लोग जानेंगे। फसल संयोजन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक सवाल से आते रहते हैं। भारत की भूमि की क्षमता कैसी है, कृषि और सामाजिक वानिकी तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको सबको जानना चाहिए। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका सामाजिक आर्थिक परिस्थिति विवक्षता क्या है, तो हरित क्रांति क्या है, फर्स्ट हरित क्रांति क्या है, सेकंड हरित क्रांति क्या है, इसका प्रभाव कहाँ पड़ा है, इसमें और क्या हम बदलाव कर सकते हैं, इन सारी चीजों को ढंग से हम लोग पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं। वर्षाधीन खेती का महत्व, मतलब कि जो वर्षा के अधीन खेती होती है इसका महत्व क्या होता है। पशुधन संसाधन और श्वेत क्रांति के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। जल कृषि, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, जो विद्यार्थी बिहार वाले होते हैं जो यूपीएससी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनसे जल कृषि के बारे में जरूर पूछी जाती है, क्योंकि बिहार में मखाना की कृषि और सिंघाड़ा कृषि प्रथम की जाती है। तो जो भी बिहार के विद्यार्थी होते हैं उनसे जल कृषि से लगभग इंटरव्यू में सवाल पूछे ही जाते हैं। मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन, कृषि प्रदेशीकरण, कृषि जलवायु क्षेत्र और कृषि परिस्थिति प्रदेश के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को यह देखना चाहिए। तो इस तरह से सिलेबस को जब तक पूरी तरह से आप समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और एक एक टॉपिक को हल नहीं करेंगे, फिर आपको तो इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन आप मेरे साथ सभी क्लास जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी बोर्ड पे टॉपिक दिए हैं, मैं एक एक टॉपिक को मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। वो इसका क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, नोट्स कैसे बनाया जाएगा, इसका तो सारा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर ही दूंगा। तो हमारे साथ जुड़िए और इसके बारे में जानिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि उद्योग से सवाल क्या क्या, टॉपिक क्या क्या रहता है। जो हमारा भारत का उद्योग है तो इसके बारे में, उद्योग का विकास अब इसमें कई प्रकार के हैं, जैसे कपास है, जूट है, वस्त्र है, लौह इस्पात है, एल्युमिनियम है, उर्वरक है। जितने भी भारत में उद्योग लगे हुए हैं उनके बारे में सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। साथ में पूछेगा कि औद्योगिक संकुल क्या होता है, औद्योगिक प्रादेशिकरण क्या होता है, न्यू इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इसके पॉलिसी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं उदारीकरण का क्या प्रभाव है भारत पर। ये सबसे सवाल अगर आप तैयार करते हैं तो आपको ज्यादा नंबर प्राप्त होंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र से भी सवाल आते हैं, पारिस्थितिक पर्यटन और समेत पर्यटन के बारे में भी आपको उद्योगों से जुड़ के सवाल आते हैं। फिर फिफ्थ टॉपिक है परिवहन, संचार एवं व्यापार, माने भारत में परिवहन के बारे में रेल, सड़क, जल मार्ग से पूछेगा ही पूछेगा। करंट से जुड़ के अभी आपको जो बालासोर में घटना इसके बारे में पूछ सकता है कि रेलवे में किस तरह से विकास किया जाए। हवाई मार्ग, भारत के हर एक जिलों में हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। पाइपलाइन परिवहन नेटवर्किंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय एवं विदेशी व्यापार वाले पतनों का बढ़ता महत्व, सवाल एक पूछा जाएगा अडानी के बारे में। अडानी ने जो एक पतन बनाया है उसके बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। व्यापार संतुलन, व्यापार नीति, निर्यात प्रक्रम क्या है, क्षेत्र, संचरण एवं सूचना उद्योग के बारे में जो विकास हुआ उसके बारे में पूछा जाएगा। अर्थव्यवस्था तथा समाज पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में भी इससे हम लोग सवाल परिवहन से संबंधित पूछा जाता है कि भारत ने भी अंतरिक्ष में कौन कौन से कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, हाल में जो सब किया सबको बताया जाएगा। सांस्कृतिक विन्यास क्या होता है, भारत, देखिए यहाँ पर भूगोल में भारतीय समाज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लोग पढ़ते हैं कि भारत का ऐतिहासिक समाज कैसा था। अब लोग ये बोले कि सर तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है, तो बिल्कुल ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। प्रजाति, भाषिक और निर्जातीय समूह, ये सब हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है। धार्मिक अल्पसंख्यक, प्रमुख जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र और उनकी समस्याएं, सांस्कृतिक प्रदेश की समृद्धि, ये सब आधुनिक इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है। फिर जनसांख्यिक गुण,
क्या है जनसांख्यिकी गुण भारत में, क्या है लिंग अनुपात के बारे में, आयु संरचना भारत की कैसी है, आपको पता है कि सबसे अधिक युवा भारत में ही पाए जाते हैं, कार्यबल, निर्भरता अनुपात, कितने लोग भारत की जनसंख्या पर निर्भर हैं, सब सवाल इससे आते हैं, आयु काल, प्रवासन, ये सारे सवाल, जनसंख्या समस्याएं, नीतियां और स्वास्थ्य सूचक। बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि भारत में जनसंख्या घटनी चाहिए, तो करंट से जोड़कर, डिमांड से जोड़कर जो सवाल बनाता है यूपीएससी उसको ही नंबर देता है। ट्रेडिशनल लिखेंगे तो पेपर सेकंड में कभी आपको नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। सेटलमेंट, बस्ती से हम लोग आते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, पहले ग्रामीण बस्तियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में चर्चा, इनका प्रतिरूप आकारिकी कैसा होता है, नगरीय विकास क्या होता है, भारतीय शहरों की आकारिकी कैसे होती है, इन सब के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसका वर्गीकरण, सनगर क्या होता है, महानगरीय प्रदेश क्या होते हैं, नगर स्वप्रसार क्या होता है, मलिन बस्ती से भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। तो इस तरह से बस्ती से भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं, और मेंस को लेकर के बस्ती को बहुत ही डिटेल पढ़ना चाहिए, एक सवाल तो इसे लगभग दे ही देता है। तो इसे आप भूगोल को अगर पूरे सिलेबस को देखा जाए तो यह न सिर्फ भूगोल विषय की जानकारी देता है बल्कि आपको ऑलराउंडर बनाता है। भूगोल एक विषय अपने आप में ऐसा है जो आपको ऑलराउंडर बनाता है और कई विषयों का ज्ञान प्राप्त कराता है। आगे देखते हैं हम लोग, प्रादेशिक विकास एवं आयोजना। प्रादेशिक विकास एवं आयोजन, भारत में प्रादेशिक आयोजन का अनुभव क्या होता है कि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग प्लानिंग करते हैं। आयोजन का मतलब प्लानिंग से कैसे उसको डेवलप किया जाएगा। पंचवर्षीय योजनाएं, तो इस योजनाओं के बारे में कैसे नीति आयोग योजनाएं बनाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। समन्वित ग्रामीण विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायती राज और विकेंद्रीकृत। अभी आप लोग देखे होंगे कि जो लोग बिहार का परीक्षा दिए होंगे पिछले परीक्षाओं में, तो बीपीआरओ की वैकेंसी खूब हुई है। क्यों किया गया? पंचायती राज विकास को डेवलपमेंट के लिए। जितने भी गांव में मुखिया हुआ करते थे लगभग उनको पंगु बना दिया गया बीपीआरओ द्वारा। यूपीएससी का भी पोस्ट जिला लेवल पर इसमें आता है, तो आप लोग इसका तैयारी कीजिए ढंग से। कमान क्षेत्र, कमान का मतलब होता है कि नहरों द्वारा जो सिंचाई के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, तो कमान क्षेत्र क्या होता है, कमान क्षेत्र का विकास क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना होता है। जल विभाजक क्या होता है, जल प्रबंध क्या होता है इसका। पिछड़ा क्षेत्र, मरुस्थल, अनावृष्टि प्रवण, पहाड़ी, जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए आयोजना और बहुस्तरीय योजना को हम लोग बहुत ढंग से अगर पढ़ते हैं तो हम लोग यूपीएससी में बिल्कुल 60% मार्क्स प्लस ला सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स बहुत ही जरूरी है। अगला टॉपिक है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक भूगोल है ये। तो राजनीतिक भूगोल जो विद्यार्थी कोई किताब लेना चाहते होंगे तो सक्सेना की बुक उसके लिए अच्छी मानी जाती है। सक्सेना की बुक, नहीं तो हम तो हैं ही आपको पढ़ाने के लिए, तो सक्सेना का बुक राजनीतिक भूगोल के लिए बहुत अच्छे हैं। भारतीय संघवाद का भौगोलिक आधार, राज्य पुनर्गठन, नए राज्यों का आविर्भाव। देखिए अभी भारत में राज्य पुनर्गठन सवाल आ सकता है। मणिपुर हिंसा को लेकर देखा जाए, धारा 370 के हटने के बाद क्या स्थिति जम्मू कश्मीर की हो सकती है, पुनः अरुणाचल और लेकर के चिंत विवाद क्या है, तो इससे सवाल लगभग पूछे ही जाएंगे आपसे, क्योंकि आगे चल के आप ही अधिकारी बनोगे और आप इन समस्याओं को सॉल्व करोगे। तो आपको भारत राजनीतिक भूगोल के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। प्रादेशिक चेतना और अंतर्राज्यीय मुद्दे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंधित मुद्दे, सवाल इससे बहुत बनता है। अभी हाल ही में जो चाइना द्वारा भारत के जो पैंगोंग लेक क्षेत्र में अधिग्रहण की बात की गई थी, या गलवान घाटी विवाद था, या चिकन नेक की समस्याएं थी, इन सारे चीजों को डिटेल हम लोग नहीं जानेंगे तो फिर आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। सीमा पार आतंकवाद, इसे तो कौन नहीं जानता है। वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका, दक्षिणी एशिया और हिंद महासागर परिमंडल की भू राजनीति, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो राजनीतिक भूगोल के हैं, जिसमें विद्यार्थी करंट से अगर जुड़े हुए हैं तो इसको पढ़ के अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। समकालीन मुद्दे, भारत के पास समकालीन मुद्दे कौन कौन सी वर्तमान समय में है, तो सबसे बड़ी मुद्दा तो सभी पूरे वर्ल्ड के सामने है, पारिस्थितिक मुद्दे हैं, पर्यावरणीय संकट है। भारत में अधिकांश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आप भूस्खलन की समस्या देख रहे हैं, अभी बद्रीनाथ शहर धंस रहा है। भूकंप से हमेशा हिमालय और दिल्ली प्रभावित रहता है।
सुनामी, बाढ़ से भारत का एक बड़ा भाग प्रभावित रहता है, इससे सवाल पूछे ही जाएंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधित मुद्दे भी रहेंगे। भूमि उपयोग के प्रतिरूप में बदलाव, ये सब हमारा क्या है, समकालीन मुद्दे हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और प्रबंधन के सिद्धांत, कैसे हम लोग पर्यावरण को हम लोग आकलन कर सकते हैं, उस पर सिद्धांत क्या बना सकते हैं, सवाल आ सकता है। जनसंख्या विस्फोट और खाद्य सुरक्षा सवाल अब की बार जरूर रहेंगे, क्योंकि भारत जिस तरह चीन को पार कर गया है, तो एक सवाल अभी गेस कर लीजिए कि जनसंख्या विस्फोट और खाद्य सुरक्षा सवाल आएंगे ही आएंगे। पर्यावरणीय नियमिकरण जिस तरह से हो रहा है और वनोन्मूलन, सवाल इस पर बनता है। मस्थलीकरण एवं मृदा अपरदन, कृषि और औद्योगिक अशांति की समस्याएं, यह भी एक नया टॉपिक वर्तमान में बन रहा है, सवाल इससे। आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानताएं, बिल्कुल सवाल इससे आता है कि किसी भी कोई दो राज्य है, चाहे एक ही राज्य में अलग अलग प्रदेश, उनका डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है, तो सवाल इससे आते हैं। संपोषणीय वृद्धि विकास की संकल्पना भी इस समय वर्तमान की डिमांड है। पर्यावरणीय संचेतना, नदियों का संवर्धन, भूमंडलीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था सवाल अब की बार विशेष रूप से पूछे जाए। आप एक साल तक कम से कम ज्योग्राफी का बढ़िया से अध्ययन कीजिए। कितना भी कटौती करते हैं तो आपको 6 से 8 महीना ज्योग्राफी विषय को देते हैं, तो आपको यूपीएससी में टॉपर बनने में कोई रोक नहीं सकता। और सामान्य सिलेक्शन हो तो आप 5-6 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो 5-6 महीने ही पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर इसका नियमित अध्ययन करते हैं तो बिल्कुल ही आपको ज्योग्राफी विषय आपको नंबर के रूप में मालामाल कर देगा और आपके टॉप रैंक्स लाने में भूगोल विषय आपकी सहायता करता है। सिविलियन आईएएस के द्वारा आप जुड़ करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इसका क्लास है, नेक्स्ट क्लास है, आपको प्रत्येक टॉपिक क्लास समझाए जाएंगे, उसका ग्राफिक कैसा है, मॉडल कैसा है, उसका मैपिंग कैसा है, एक एक टॉपिक का हम आपको सारे के सारे सिलेबस में बताया जाएगा। नोट्स बनाने का तरीका आपको बताएंगे। ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था मेरे पास है, आप लोग चाहें तो आपको क्वेश्चन वीकेंड में दिया जाएगा और आप उसका ऑनलाइन टेस्ट हमको दे सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, मैं उसको चेक करके मूल्यांकन करके आपको वापस दोबारा में भेज सकता हूं। आगे आते हैं। भूगोल के जो अभी पिछला जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। विद्यार्थियों को पता ही होगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो होता है उसका अधिकतम मार्क्स 250 होता है और समय होता है 3 घंटा होता है। इसमें आप एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं। पहले दिया है कि प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेशों को पढ़ें। आपको पढ़ना चाहिए। सब कितने प्रश्न होते हैं? 8 होते हैं, 2 खंडों में विभाजित होते हैं, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में छपे होते हैं। लेकिन इन 8 प्रश्नों का जो उसमें डिवाइडेड होते हैं, लेकिन उसको मिला के आपको 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने होते हैं। 1 और 5 प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको लिखना होता है और बाकी प्रश्नों से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर तो 3 प्रश्नों को उत्तर देना ही होता है। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक आपको दिया रहता है क्वेश्चन प्रश्न के सामने। प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखना चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया। मतलब ये आपने जो मीडियम चुना है उसी मीडियम में आपको उत्तर देने चाहिए, अन्यथा आपके अंक नहीं मिलेंगे, पेंडिंग हो जाएगा आपका। फिर माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ पर दिया स्थान पर किया जाना चाहिए। मैंने जहां प्रश्न लिख रहे हैं तो पहले वाले पेज पे आपको उसका पेज वर सब लिखा जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम में अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेगा, मैं पहले आपको बता चुका हूं। प्रश्नों में शब्द सीमा पर ध्यान देना चाहिए, जो दिया गया रहता है बिल्कुल उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो अपने उत्तरों को चित्रों, मानचित्रों और आरेखों द्वारा दर्शाइए। बिल्कुल चित्र, मानचित्र और डायग्राम आपको तो ज्योग्राफी में बनाने ही बनाने होते हैं। अगर आप प्रश्न लिख रहे हैं 5 पेज में तो 1.5 पेज तो आपको डायग्राम में ही जाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी, उसे काटा न गया हो। यदि प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग की पूर्णतः काट देना चाहिए, उस पर कुछ हम नहीं लिखे। तो इस तरह से ये आपका शुरू में आपको बता दिए गए कि आगे कैसे कैसे किया जाए। हम प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न देखा जाए खंड ए का, सेक्शन ए का। ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो पिछला सवाल पूछा गया है तो पिछले पेपर 1 में हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें जो खंड सेक्शन ए है, तो इस सेक्शन ए में दिया गया है कि इसका कितना चाहिए उत्तर,
निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्द में हो, और 150 शब्द का मतलब मुझे लगता है कि आप एक पेज के आसपास इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला ही सवाल दिया है, स्पेलियोथेम को परिभाषित कीजिए। स्पेलियोथेम के विभिन्न रूपों और लक्षणों की चर्चा कीजिए। आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं कि यह अंडर वाटर जो केव होते हैं, तो उस केव में एक विशेष प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। उच्च ऊंचाई पर्यावरण खतरे क्या हैं? माने उच्च ऊंचाई पर, माने हाई लैटिट्यूड पर, हाई भागों पर किस तरह से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इसके सवाल बहुत ही अच्छा सवाल ही लिख सकते हैं। प्रदूषण गुंबद वर्तमान समय की बड़ी एक आधुनिक सवाल है, इसको आप लिख सकते हैं। इसके निर्माण और प्रभावों की चर्चा कीजिए। पहले इसी संबंधित प्रश्न आया करता था कि हीट आइलैंड क्या है, इस सवाल आते थे, लेकिन अब इसको प्रदूषण गुंबद पूछ रहा है। प्रवाल तनाव से प्रभावित होते हैं। जब प्रवाल तनाव से प्रभावित होते हैं तो तनाव के कारण पूर्ण रूप से श्वेत हो जाते हैं। मतलब ये कोरल ब्लीचिंग पर सवाल पूछ रहा है कि कोरल ब्लीचिंग कैसे होता है, केवल प्रश्न को घुमा दिया गया है। फिर है कि पूर्ण रूप से विकसित मृदा में आमतौर पर मृदा परिस्थिति के विभिन्न स्तर पर स्पष्ट प्रदर्शित होते हैं, इसका वर्णन कीजिए। मतलब ये आपसे सॉइल प्रोफाइल पूछ रहा है कि क्या है सॉइल प्रोफाइल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसको आप लोग ढंग से सोच के पढ़ेंगे तो बहुत ही मार्क्स मिलेंगे। इसका प्रोफाइल का डायग्राम बना करके और क्या है प्रोफाइल इसको बताते हैं तो आपको बड़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। भूमि उपयोग एवं भू आवरण में अनुक्रमिक परिवर्तनों से वैश्विक और प्रादेशिक परिस्थिति में परिवर्तन एवं असंतुलन उत्पन्न किया गया है। देखिए यूपीएससी का पहला काम है कि आपको सवालों में शब्दों में उलझा दे। तब भूमि उपयोग और भू आवरण का मतलब क्या है कि भूमि पर हम लोग कहां कहां क्या क्या लगाए हुए हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में सवाल पूछ रहा है। सरिता आकार की, अब देखिए यहां पर आप देखेंगे 1A 1B 1C 1D सवाल और 1E, इस तरह सवालों को हम लोग लॉन्ग कहने का 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन 2A क्या कह रहा है कि भूमि उपयोग भूमि आवरण मैं आपको बता चुका हूं। सरिता आकारिकी के विविध पहलुओं का ज्ञान किस प्रकार परिवहन, बस्ती और भू उपयोग नियोजनों तथा बाह्य नियंत्रण एवं प्रबंधन में उपयोग किया जाता है। मतलब कह रहा है कि सरिता आकारिकी इसका पूरा मैनेजमेंट, मतलब कि एक नदी से संबंधित, नदी के पूरा में कैसा परिवहन होगा, उसका बस्तियों में कैसे इसको उपयोग करेंगे, इसके बारे में सवाल पूछी जा रही है। महासागरीय धारा ओशियन करेंट्स, अगर ढंग से पढ़ेंगे तो इस सवाल का उत्तर आसानी से दिया जाएगा। पादप एवं जंतु जो एक विशिष्ट परितंत्र में रहते हैं, वे अपने को उस प्राकृतिक वास एवं पर्यावरणीय दशाओं में समाकलन करने में सफल हो चुके हैं। मतलब ये कह रहा है कि पादप और जंतु जब किसी एक विशिष्ट परिस्थिति में रहते हैं तो एक दूसरे से कैसे घुल मिल गए हैं, कैसे एक दूसरे को आत्मसात कर लिए गए हैं। तो इसमें ये बायोज्योग्राफी का सवाल है, इसको आप लोग ढंग से इसको पढ़ें, बिल्कुल ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अगला सवाल देखिए आप, उचित उदाहरणों द्वारा वायुराशियों के गतिमान होने पर महाद्वीपों के विभिन्न भागों में मौसम एवं पवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। मतलब कि डायरेक्ट है कि वायु राशि क्या है और वायु राशि का उत्पत्ति कैसे होती है। जब वायु राशियां किसी स्थान पर जाती हैं तो वहां के कैसे मौसम को बदलती हैं, कैसे प्रभाव डालती हैं, तो वायु राशि सेक्शन से सवाल है, बहुत ही इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं। भूदृश्य विकास में ढाल, ऊंचाई और ऊंचावच की भूमिका की चर्चा कीजिए। माने हम लोग ढाल क्या है, ऊंचाई क्या है, ऊंचावच क्या है, इसके बारे में सवाल। सागर सतह के तापमान में वृद्धि और गंभीर परिणाम, मतलब कि हो गया उष्मा का हीट बजट, माने महासागरीय जल का तापमान का बजट बताया पूछा जा रहा है। इस संबंधित विश्व में संभाव्य परिवर्तन और खतरों को विस्तृत कीजिए। मतलब कि तापमान में वृद्धि कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ओशियन वाटर के हीट बजट के रूप में हम लोग थोड़ा जानकारी से प्राप्त करेंगे। तापमान में अल्पकालिक परिवर्तन का संबंध किस प्रकार पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल से सौर्जिक प्राप्ति एवं व्यय तंत्र से संबंधित है, वर्णन कीजिए। मतलब कह रहा है
कि तापमान में अगर अल्पकालिक परिवर्तन हो जाता है वैश्विक तापमान में, तो इसका प्रभाव इफेक्ट क्या है कि सवाल इस पर है। उचित आरेखों की सहायता से पर्वत निर्माण और पर्वतों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। विश्व के विविध पर्वत तंत्रों का उदाहरण दीजिए। मतलब बहुत ही आसान है कि पर्वत क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के पर्वतों की चर्चा कीजिए। आप बहुत ही आसानी से अच्छा मार्क्स प्राप्त करते हैं अगर ढंग से लिखते हैं। इसमें अगर 15 नंबर का यह सवाल है तो इसमें आप आसानी से 10 से लेकर के 12 नंबर तक, कभी कभी 13 नंबर तक आप आसानी से इसमें ला सकते हैं। ये ऐसे है। खंड बी में हम लोग आते हैं। आप कल से हमारे ऐप पर अगर ज्वाइन करते हैं या कुछ दिन आपको यूट्यूब पे कुछ क्लास फ्री मिलेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट जुड़े। आपको बिल्कुल ही इसका डायरेक्ट लाभ मिलने जा रहा है कम पैसों में। बहुत तो ऐसे टीचर हैं पटना में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो सिर्फ बाहरी फैकल्टियों को बुलाते हैं और बाहरी फैकल्टियों को बुलाने के बाद सिर्फ उनसे गंगा जल का छिड़काव बच्चों पर करा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों का पूरा शिक्षा का भविष्य ही खराब हो जा रहा है। वे नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे पूरा पढ़ा जाए। दूसरी, शिक्षा और स्टूडेंट दोनों ही बर्बाद हो रहे हैं। अगर किसी बच्चे को अधकचड़े ज्ञान दिया जाएगा तो वो क्या कर पाएगा? क्लास में सिर्फ थोड़ी बहुत लेक्चर देके छोड़ दी जाए, कुछ नहीं कराया जाए, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाए, तो ऐसे ही विद्यार्थी 10 वर्ष और पंचवर्षीय यूपीएससी कहते हैं। और ढंग से आप करते हैं सिलेबस तो 8 से 10 महीनों में आपका सब सिलेबस कंप्लीट और आप 21-22 की उम्र आते आते यूपीएससी में टॉपर भी बन सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग खंड बी में, सेक्शन बी। निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्द में दें। वही है जो हम लोग खंड ए में था। तो इसमें पहला सवाल है कि भाषाओं पर, देखिए 5 नंबर अनिवार्य है और 1 नंबर अनिवार्य था, तो ये अनिवार्य सेक्शन इसको लिखना ही होगा। भाषाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। देखिए 10 नंबर का सवाल है। वैश्विक व्यापार प्रतिरूप क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल एक पेज आप लिखते हैं तब बढ़िया मार्क्स मिलेगा। नगरों की उत्पत्ति और विकास प्रभावित करने वाले आकारकी। देखिए आकारकी का मतलब है कि नगर की उत्पत्ति और विकास को किस आकारकी के द्वारा उसका हम लोग परीक्षण करते हैं, वो कैसे उसका प्रभाव डालता है। प्रादेशिक विकास में परिवहन सुगमता की भूमिका की चर्चा कीजिए। किसी भी प्रदेश के विकास में जब सुगम में परिवहन होते हैं तो विकास कैसे होता है। गुजरात के विकास के बारे में कहा जाता है कि गुजरात के विकास में सड़कों का योगदान बहुत बड़ा ही महत्व है। तो वही ये सवाल पूछ रहा है। आप उदाहरण इसका दीजिए और समझाइए। उदाहरण सहित ज्यामितीय सीमाओं का वर्णन कीजिए। मतलब कि सवाल यह रहा है कि सीमाएं क्या होती हैं, तो उसका ज्योमेट्रिकल ढंग से उसका वर्णन करना चाहिए। इस पर सवाल आपसे पूछा है, जो इजी सवाल है। आगे आते हैं। आप अगर एक बार पूरा सिलेबस को मंथन करते हैं और सारे सिलेबस के टॉपिक को पढ़ के एग्जाम में जाते हैं तो लगता है कि हाँ मैंने पढ़ा है, तैयारी किया है, कहीं से भी सवाल आ जाए हम लोग उसको लगभग देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग पेपर 2 में। तो खंड उसे हो गया, तो पेपर 2 में हम लोग पढ़ते हैं। इसको समझिए, इंस्ट्रक्शन सेम वही है। हम लोग आते हैं सीधे प्रश्न पर। तो प्रश्न में आइए। देखिए सवाल क्या है कि एक सवाल मैपिंग से है, और जब मैपिंग का सवाल हो तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप भूगोल इसलिए है कि आपको मैपिंग का ज्ञान पता है और सुना जाता है। आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर, अब रेखा मानचित्र कह दिया तो इसका मतलब भड़के मत। आप अपने पेन से, कलम से एक भारत का मैप बनाएं और उस पर इन चीजों को आपको बताना है। अंकित कीजिए अपनी क्यूसीए पुस्तिका में इन स्थानों में से प्रत्येक का भौतिकी, वाणिज्यिक, आर्थिक स्थिति, पर्यावरण स्थिति महत्व अधिकतम 30 शब्दों में लिखे। मतलब इसको टिप्पणी लिखा होता है, मैपिंग करके इसको टिप्पणी लिखा होता है। जैसे ये सारे सेक्शन, तरगमबाड़ी, माहे, बोमडिला, ढोल सादिया पुल, तला कावेरी, सप्तकोशी जो होता है, इस सब के बारे में चर्चा आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको धौलावीरा, देखिए धौलावीरा लिखा है, लेकिन धौलावीरा पढ़े होंगे आप, यहीं पर फंस जाइएगा। तो इस तरह से धौलावीरा कहाँ है, सोनमर्ग कहाँ है, मलिकू एटॉल कहाँ है, गंगा सागर क्या है, इन सभी। अब गंगा सागर भारत का एक धार्मिक स्थल है। अब गंगा सागर अभी कहाँ मिलती है, तो जहां पर हमारी गंगा नदी जब सागर से मिलती है
तो वहां किसी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से सोनमर्ग का है, धौलावीरा का है, तो ये मैपिंग करके अगर आप इसको बढ़िया से हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेखा चित्र आपको दिया रहेगा, उस हिसाब से ऐसे आप इसको मैपिंग करना होता है। अब आगे सवाल हम देखते हैं। देखिए इस सवाल को आप देखते ही लिखना शुरू कर देंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे बहुत जरूरी है कि आप इसको पहले अपने माइंड में सेट कीजिए। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चरम कणिकीय प्रदूषण, कणिकीय प्रदूषण में क्या होता है, हवा में कणों का मिला होना, एक लाइलाज विषय क्यों बना हुआ है, ठीक ना। तो इसके बारे में कि वायु में किस प्रकार से हमारे ठोस छोटे छोटे कण मिले जा रहे हैं, तो इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं होती हैं। कोई कहता है कि जाड़ा में बढ़ जाता है, बरसात में कम हो जाता है, तो इसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान आपको होना चाहिए। भारत की भौम्याकृति तथा जलवायु की जैव विविधता की व्याख्या करें। तो भारत की भौम्याकृति मैंने भू-आकृति और जलवायु प्रदेश विशेषताओं के बारे में आपको जानना है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया मृदा जल शुष्कन और मृदा ह्रास को प्रेरित करती है। स्पष्ट कीजिए, बिल्कुल है कि कैसे जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है, मृदा और जल शुष्कन को बढ़ाती है, मृदा को प्रभावित करती है। तो मरुस्थलीकरण का प्रभाव ये पूछ रहा है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रणाली की अनिश्चितता को प्रभावित करने वाले कारकों का समझना कीजिए। अगर एक बार आप बढ़िया से मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून पढ़ लेते हैं तो जितने भी सवाल अगर इससे पूछे जाए तो आप इसके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के दोहन के लिए अवसर प्रदान करती है। उदाहरण से देखिए, यहाँ पर सवाल कह दिया है कि प्रायद्वीपीय स्थिति गैर पारंपरिक, प्रायद्वीपीय माने भारत का प्रायद्वीप क्या है, हम लोग निचले भाग को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारा समुद्र है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। तो कौन कौन से यहाँ पर हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं, जैसे हम बहुत बढ़िया हम लोग यहाँ पर पवन ऊर्जा लगा सकते हैं, लहरीय ऊर्जा लगा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हम करनी होगी। भारत के तीव्र विस्तारित नगरीय प्रदेश में भूजल प्रदूषण एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या बनता प्रतीत होता है। विवेचना कीजिए, मतलब कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे भौम वाटर को, मतलब ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर रही है, उस पर सवाल पूछा गया है। इसमें भी बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफिक करने होंगे और अच्छे आधुनिक आंकड़े देने होंगे। तो इस प्रकार आप, जैसे मैंने पिछले आपको सिलेबस समझाया था, सारे सिलेबस को ही अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपसे अच्छे मार्क्स की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। अपेक्षा कोई क्यों करें कि आप जब सिलेबस नहीं पढ़े हैं तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन 3 में भारत में कृषि क्षेत्र में संस्थागत तंत्र में लाए गए अभिनव परिवर्तन की विवेचना कीजिए। मतलब कि कृषि क्षेत्र में संस्थागत माने इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सी आधुनिक तरीके लाई गई हैं उसकी चर्चा कीजिए। देश की कृषि अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की मूल्यांकन कीजिए। स्वाभाविक है कि जब हम लोग कृषि में अभिनव परिवर्तन करेंगे तो हमारे अर्थव्यवस्था पर इसके प्रतिकूल के बदले अनुकूल प्रभाव पड़ेंगे और हमारा अर्थव्यवस्था क्या होगा, मजबूत होगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी नदी बहाव के राज्यों में जल विभाजन पर होने वाले निरंतर विवाद की विवेचना कीजिए। तो नदी बहाव के राज्यों में अधिकांश, जैसे नर्मदा है, कृष्णा है, इन सभी नदियों के बारे में जो जल विवाद है, कावेरी जल विवाद है, इससे कई सवाल पूछे जाते हैं, इसको पढ़िए ठीक से। भारत की मृदा संरचना तथा प्रक्रमों को स्पष्ट कीजिए, उस पर टिप्पणी कीजिए। माने भारत की मृदा को डिटेल आपको पढ़ना ही होगा इसके बारे में। नेक्स्ट, देखिए अभी फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है, भारत की फिजिकल ज्योग्राफी है। भारत की भूगर्भिक संरचना समृद्ध खनिज संसाधन प्रदान करती है। उपयुक्त कथन को भारत के बृहद खंड क्षेत्रों में सह संबंधित कीजिए। देखिए भारत का मैप बना दीजिए और मैप बनाने के बाद भारत में कौन से महत्वपूर्ण खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उसके बारे में इसको अगर उत्तर लिखें तो आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्र, शुष्क भूमि, कृषि के महत्व की चर्चा कीजिए। आपको पता ही होगा कि भारत में लगभग 70 से अधिक % भाग पर शुष्क खेती ही की जाती है। तो इसके बारे में भारत का मैपिंग कीजिए और सूखा प्रवण क्षेत्रों की पहचान कीजिए और शुष्क भूमि की पहचान करके वहां पे हम लोग खेती कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बताएंगे। हाल के समय में चरम अतिवृष्टि और आकस्मिक बाढ़ घटनाएं देश के निचले क्षेत्रों
तथा बाढ़ मैदानों में रहने वाले लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम करती है। विवेचना कीजिए, मैंने भारत का जो भी डाउन क्षेत्र है, तो डाउन क्षेत्र में तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन एक साथ रही अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि और आकस्मिक अतिवृष्टि मैंने अचानक अतिवृष्टि हो जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग पूरी तरह से अगर भारत के क्लाइमेट को जान करके, मानसून को जान करके, कैसे अचानक मानसून का विभंगता होती है, कैसे मानसून प्रस्फुट होता है, इस सब के बारे में हम लोग जाने, कैसे क्लाइमेट चेंज से मानसून प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम लोग बहुत अच्छा से लिख सकते हैं और आप ज्योग्राफी में 60% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं और एफटेट पीसीएस में तो आप इसको 70% नंबर ला सकते हैं। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में भारत के स्थानीय वन्यजीवी समुदायों पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभाव घोषणा किए। देखिए, स्थानीय वन्यजीवी समुदाय मतलब ये हो गया कि ट्राइबल क्षेत्र है, किस प्रकार आदिवासी वन और वन दोहन पर निर्भर रहते हैं, तो उनके अधिकारों के और अधिनियम की चर्चा 2006 के अधीन में करना होगा आपको। अगला सवाल है, क्या पंचायती राज संस्थान भारत में आधारभूत स्तर पर नियोजन में एक भूमिका निभा सकते हैं? यदि हाँ तो यह कैसे? बिल्कुल, पंचायती राज ही भारत के आधारभूत स्तरों पर डेवलपमेंट और विकास अच्छी तरह से कर पाता है, तो इससे एक अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। देश के बाह्य व्यापार में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नवीन बंदरगाहों के महत्व की चर्चा कीजिए। माने भारत के बंदरगाह से सवाल है, तो भारत के कौन से पश्चिमी तट पर बंदरगाह आधुनिकतम है, इनका एक श्रेणी बनाइए, मैपिंग कीजिए और क्या क्या यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और कैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है, इन सब का हम इसमें चयन करेंगे। तो बंदरगाहों के महत्व का मतलब खाली उसके गुणगान करना नहीं होता है, यहाँ बंदरगाहों पर कौन सामान उतरे, कौन सामान गए, उसका भी मत चर्चा करनी पड़ेगी आपको। भारत के अनेक राज्यों में प्रतिस्थापित स्तर पर नीचे के कुल प्रजनन दर में पतन भविष्य में कैसे देश की जनसंख्या संरचना को प्रभावित कर सकता है? मतलब कि कुल प्रजनन दर में जो पतन है भविष्य में, तो कैसे देश की संरचना को प्रभावित करेगा, ये जनंकिकी के सवाल है। इससे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और आपको यह प्रीलिम्स में भी बहुत बढ़िया हेल्प करता है। ज्योग्राफी विषय लेने की सबसे बड़ी खासियत विद्यार्थियों में होती है कि यह मेंस में ऑप्शनल तो पकड़ा ही देता है, आपको पूरी तरह से आप लिख सकते हैं, साथ ही जीएस मेंस का भी लगभग पूरा सिलेबस कवर करता है और प्रीलिम्स में आपको 20 मार्क्स लाने में मदद भी करता है। ये है अपना ज्योग्राफी। अब भारत के मलिन बस्तियों में अत्यधिक जनसंख्या संग्रहण की भूमिका, मतलब कि भारत में जो मलिन बस्तियां हैं इससे भी सवाल आते हैं और इससे और कोविड-19 जैसे महामारी के समय यह अधिक सुभेद बनाती है, तो इसके बारे में चर्चा आपको डिटेल करनी है। पश्चिमी भारत के औद्योगिक संकुलों की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस क्षेत्र पर एसईजेड नीतिक प्रभावों का परीक्षण कीजिए। तो औद्योगिक संकुल और स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, इससे मिला जुला के सवाल है। भारत में भाषाई क्षेत्रों तथा राज्यों के उद्भव की विवेचना कीजिए। देश के प्रमुख नगरों के सीमांत पर शहरी फैलाव, नगरों का सीमांत क्या है, नगर खत्म हो रहा है, वहां कैसे शहर फैल रहा है, क्या प्रेरणा है, इसके बारे में। परिवहन परियोजनाओं में नए निवेश ने कैसे शहरी फैलाव को समर्थन प्रदान किया? बिल्कुल है, आज आपके पास परिवहन की अच्छी साधन है, अच्छे हाईवे बन चुके हैं, तो आप नगर के मुख्य भाग से बाहर निकल के घर बनाते हैं, धीरे धीरे नगर का फैलाव होते जा रहा है। सवाल इस पर बिल्कुल करंट से जोड़ के लिखें, व्यवहारिकता से जोड़ के उत्तर देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। भारत में बृहद कृषि प्रदेशीकरण में कृषि जलवायु तथा भूमि क्षमता के सूचकांक कैसे सहायक होते हैं? मानचित्र से इसको देखिए, मानचित्र से मांग रहा है, तो कृषि प्रदेशीकरण का इसमें उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, ये सवाल जो है हिंद प्रशांत परिमंडल में के क्षेत्र में समुद्री व्यापार क्षेत्र में क्वाड की भूमिका, देखिए ये जो भी ये सवाल है इंटरनेशनल रिलेशन का। तो इंटरनेशनल जो मैं पिछले बार पढ़ाया था क्वाड, वो ज्यों कहते हैं, यूपीएससी पूछा था, मैं पढ़ाया था बीपीएससी के लिए, तो उसमें भी था और प्लस में आपको यूपीएससी में डायरेक्ट क्वाड के महत्व के बारे में पूछा जा चुका है। तो यह करेंट को देख इसको पढ़ना चाहिए।
भारत के गरीबों को खाद्य उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यह बहुत ही अहम सवाल है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है और कैसे यह गरीबों को उपलब्ध कराया जाता है। ये सारे सवाल इसमें। अभी भारत के लगभग 80 करोड़ जनसंख्या के पास सरकार द्वारा मुफ्त राशि दी जा रही है। सबको जोड़ के आप इसको उत्तर देंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इससे स्पष्ट है कि आप अगर यूपीएससी के विद्यार्थी हैं तो यूपीएससी के विद्यार्थी का पहला यह पहचान है कि वह पहले सिलेबस को समझे और सिलेबस के बाद पूरे टॉपिक को वह एक बार रिवाइज करे, उसको नोट्स बनाए, लिखे, समझे, कुछ छोड़े नहीं। कोई शॉर्टकट का तरीका आपका नहीं है। उसके बाद जब सारे सिलेबस को एक बार ढंग से पढ़ ले तब वह सेक्शन वाइज और पिछले मैंने जो वर्षों द्वारा पूछी गई क्वेश्चंस होती हैं उनको लेकर के अपना एक रणनीति बनाए और तैयार करें। हम आपको आगे से एक नेक्स्ट क्लास प्रतिदिन देंगे। रोज एक टॉपिक आपको क्लास में बताया जाएगा और हमसे जुड़े। इसके टोटल जो कैसे कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, सबकी चर्चा की जाएगी और आपको हमारे YouTube पर देखने को मिलेगा और हमारा ऐप को भी आप डाउनलोड करें, बिल्कुल ही आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।